नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ है उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसका जो पहला वीडियो है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू और टोटल डिस्कशन है वो चैनल पे अपलोडेड है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। आज हम इसका दूसरा चैप्टर लेते हैं जो कि है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इससे जो भी प्रश्न संभावित हैं जो एग्जामिनेशन में आए हैं उनको यहाँ पे हमने पूरे कवरअप किए हैं, जो कि एटमोस्ट लगभग 20 प्रश्न के आसपास हैं जो कि एग्जामिनेशन में इससे पूछे गए हैं और इससे रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू लेने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमारे एमसीक्यू जो है वो आसानी से उनके जो आंसर हैं वो निकल सकें। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश किसका भाग है, तो यूपी जो है हमारा वो गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। ठीक है, दक्कन का पठार भी कहते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम तो वो है 650 किलोमीटर, और अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो वो है 240 किलोमीटर। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल या अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर कहाँ तक, 31 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक। और अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो वो है 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। देखिए एग्जामिनेशन में मतलब पूछा तो ऐसा नहीं जाता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन हो सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप सारी चीज़ों को कवरअप करके रखिए। ठीक है, तो ये हो गया उसका एक जियोग्राफिकल लोकेशन जिसमें अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और उसकी जो लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ, और ये बेसिकली किस पार्ट का भाग है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हमने। अब अगर और भी थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा जाए तो उत्तर प्रदेश का अगर हम फिजिकल डिवीजन करें यानी भौतिक विभाजन करें तो वो हम तीन पार्टों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, पहला तो होगा भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है। दूसरा जो है वो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। और तीसरा क्या है, दक्षिण का पठारी भाग या जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तीन पार्ट में इसके जियोग्राफी को या जियोग्राफिकल डिवीजन इसका जो है वो उत्तर प्रदेश का वो तीन पार्ट है। भाबर तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का भाग या दक्षिण का पठारी भाग जो कि सोनभद्र और ललितपुर वाला एरिया कवरअप करता है। अब भाबर और तराई रीजन की अगर हम बात करें कि कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो देखिए पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी जिसको हम कहते हैं भाबर या तराई। ठीक है, भाबर क्षेत्र उत्तर में है जबकि तराई उसके बगल में बिल्कुल दक्षिण में है। ठीक है, देखिए इसी भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ पहाड़ों से आती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं और फिर तराई में जाके निकल आती हैं, क्योंकि जब पहाड़ से नदी नीचे आती है तो यहाँ से उनके साथ उनका अवसाद भी आता है जो कि यहाँ पे जमा हो जाता है। अब ऊपर इसके पत्थर कंकड़ जमा हो जाते हैं और नीचे नीचे नदी बहती रहती है जो कि तराई में आके फिर से ऊपर आ जाती है और वो नदी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भाबर और तराई में अंतर था। देखिए इसमें थोड़ी सी चीज़ें और देख लें कि पश्चिम में चौड़ाई इसकी कितनी है, 34 किलोमीटर, और पूरब में ये सकरा होता चला गया है। ठीक है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ सकरा होता चला गया है जो तराई का क्षेत्र है। एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, तो ये फैक्ट जानना आपके लिए जरूरी था। अब इसके बाद अगर हम एलुवियल प्लेन यानी गंगा यमुना के मैदानी भाग की बात करें, ये क्या है, तो देखिए भाबर एवं तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठार का जो भी बीच का भाग है वो गंगेटिक या एलुवियल प्लेन है, या जिसको हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदान है। अब इसी गंगा यमुना के मैदान में आपको खादर रीजन मिलेगा, उसी गंगा यमुना के मैदान में आपको बांगर रीजन मिलेगा। ठीक है, खादर रीजन का मतलब सिंपल इतना होता है कि नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ बाढ़ आती रहती है खादर क्षेत्र कहलाता है, यानी वो न्यू सॉइल होती है, नई मृदा होती है और काफ़ी उपजाऊ भी होती है। और बांगर क्षेत्र क्या होता है कि नदी के दूर वाला क्षेत्र होता है जो कि नदियों द्वारा ही लाई गई मिट्टी से पाटा होता है, इसमें बाढ़ नहीं आती है। इस मिट्टी का जो है नवीनीकरण नहीं हो पाता, ये बांगर क्षेत्र कहलाता है। ये खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम लास्ट दक्षिण के जो प्लेट्यू रीजन है यानी पठारी भाग है उसकी बात करें, तो ये जो है सिंपल तराई है और भाबर, और उसके बाद फिर गैंगेटिक प्लेन, और उसके बाद फिर जो रीजन पड़ता है वो आपका पूरा प्लेट्यू रीजन ही पड़ता है। इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं और यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। देखिए इसकी जो सामान्य ऊंचाई है वो 300 मीटर के आसपास है, और इसमें मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है के कुछ ज़िले जो हैं
कुछ जिलों की जो पहाड़ियाँ हैं वो लगभग 600 मीटर के आसपास ऊंची हैं, जो कि दक्षिण भाग में सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन दोनों के पठार इसी क्षेत्र में आते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों अलग अलग हैं, इनको याद रखिएगा। बुंदेलखंड के पठार में 7 जिले पूर्ण रूप से आते हैं। कौन कौन से जिले हैं इनको आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड के 7 जिले कौन कौन से हैं, देखिए सबसे नीचे जो है वही होगा, ललितपुर है, झांसी है, जालौन और हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। इसके अलावा प्रयागराज का भी दक्षिणी भाग और वाराणसी जिले का भी कुछ भाग आता है। इसका निर्माण किससे हुआ है? निर्माण इसका हुआ है ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से हुआ है। ठीक है। और बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है इसमें। अब जाहिर सी बात है, लाल मिट्टी है तो दलहन तिलहन का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। ठीक है। और कपास के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होगी ये मिट्टी। बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण भाग में कुछ जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पे काली मिट्टी में कपास काफ़ी अच्छा पैदा होता है। और बघेलखंड पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो आता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग आता है बघेलखंड में। बुंदेलखंड में कौन कौन सा आता है? तो वो आपने अभी ऊपर देखा, लगभग 6-7 जिले आते हैं, जो कि ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। इनको ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। सिंपल सिंपल प्रश्न तो पूछे ही जा चुके हैं, तो कुछ नया तो आएगा ही। तो इनको इस लेवल पे आप पढ़िए। देखिए एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू को शुरू करते हैं। देखिए बुंदेलखंड के पठार तथा विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ है, किस पीरियड में हुआ है? तो वो प्री कैम्बियन पीरियड में हुआ है, ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है प्रश्न। तो ये सारा ओवरऑल इसका एक जियोग्राफिकल लोकेशन का पूरा पार्ट था, जो कि हमने यहाँ पे आपके सामने वन बाय वन रख दिया। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, माइंड में एक छोटा मोटा मैप जरूर बना होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये एक फिगर बन जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश का जियोग्राफिकल लोकेशन अगर हमें पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है। सबसे पहला जो, एक तो उसका अक्षांशीय विस्तार आप देख लीजिए, देशांतरीय विस्तार विस्तार देख लीजिए, मैं एक बार समरी आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर इसका जो फिजिकल डिवीजन है वो देख लीजिए, 3 पार्ट में हो रहा है। एक भाबर तराई, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, तीसरा क्या है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। अब उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप याद कर लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। इससे जितने भी एमसीक्यू इसमें होंगे वो सारे इससे कवर अप हो जाएंगे। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं यहाँ पे सारे जो एमसीक्यू दिए गए वन बाय वन इनको। देखिए इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू दिया गया है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो जो वो प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा हमने ऊपर भी डिस्कस ही किया है, तो वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकार एवं कैमूर किस जनपद में अवस्थित है? तो ये सारी चीज़ें भी हमने ऊपर डिस्कस की हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च चोटी, उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो ये जो पहाड़ी है ये है सोनाकार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो यहाँ पे शिवालिक है, हिमालय, हिमालय का भाग है शिवालिक, हिमालय नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विंध्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के अगर भौतिक विभाजन में, अभी हमने ऊपर देखा कि 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था उसके फिजिकल डिवीजन को। तो भाबर तराई क्षेत्र था, गंगा का मैदानी क्षेत्र था, दक्षिण का पठारी भाग भी था, रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़िए आप तो फिर ऐसे ही होते हैं कि मतलब आपने अगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर आपके लिए एमसीक्यू एक खेल है और कुछ नहीं। आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो नवीन कांप निक्षेप हैं इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको खादर कहा जाता है। 2 चीज़ें थी, एक खादर एक बांगर। भाबर क्षेत्र अलग हो गया, तराई क्षेत्र अलग हो गया। इन चारों के बारे में डिस्कशन हमने ऊपर अभी किया है। ये नवीन है, अभी जो पुराने होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको बांगर कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है, ये क्या जाना जाता है? ये बुंदेलखंड का पठार इस नाम से जाना जाता है।
बुंदेलखंड और बघेलखंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप पीछे करके आप देखेंगे तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई कि बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और बघेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये जो मिलती है ये कंकरीले क्षेत्र में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ है? तो विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण है अभी हमने ऊपर देखा ही है, तो वो प्री कैम्बियन काल में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सबसे लास्ट वाला क्या है? वो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। दूसरा है गंगा यमुना का मैदान है, जो सॉरी हाँ, और पहला क्या है? पहला इसमें भाबर या तराई क्षेत्र है। तो भाबर तराई क्षेत्र, गंगा यमुना मैदान और प्रायद्वीप पठार का भाग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है पूछा गया है। तो ये कितनी है? 300 मीटर है। कहीं कहीं 600 मीटर भी पाई गई है, लेकिन अगर एवरेज की बात करेंगे तो वो 300 मीटर ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मानर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के मानर क्षेत्र में कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी है? देखिए, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी है? अब जाहिर सी बात है, तराई क्षेत्र में नदी निकल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे वो समतल होगी भूमि, तभी नदी बह रही है। नम होगी, पानी का बहाव हमेशा होता रहता है। पानी कहीं रुका भी रहता है तो दलदली भी होगी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो यहाँ पे जो मतलब फसल है उसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, तो वो की जाती है गेहूं की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? अब इसका तो मुझे लगता है आप कमेंट करके खुद ही बता सकते हैं कि कौन सा तराई क्षेत्र, सॉरी, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें से सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होगा? जाहिर सी बात है खादर होगा। भाबर नहीं होगा, तराई नहीं होगा, बांगर नहीं होगा, खादर होगा, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी बार बार नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जा रही है, जो उपजाऊ मिट्टी है उन्हीं पे है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तराई क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? अब तराई क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो किसकी खेती की जाती है? गन्ने और धान की खेती की जाती है। जो लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं उन्हें पता होगा। इसके बाद पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है बांगर क्षेत्र में। ठीक है, खादर क्षेत्र में तो नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भाबर अलग हो गया और तराई एक अलग चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? अभी हमने बताया आपको 7 जिले बुंदेलखंड में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जिला बुंदेलखंड का है। अब यहाँ पे महोबा जो है बुंदेलखंड का है, बाकी एटा औरैया और चंदौली ये बुंदेलखंड का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। तो चैप्टर 2 से ये सारे प्रश्न थे, बाकी इसके बाद फिर क्लाइमेट का आएगा, वो एक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूरी डिटेल थी जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ये इसका चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश की सारी डिटेल, जितने लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं और जो संभावित प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।